नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आलोक अड्डा। और जो भी लोग अलग-अलग जगहों से देख रहे हैं, अलग-अलग इरादों से देख रहे हैं और अलग-अलग भावनाओं से देख रहे हैं, उनको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय सिया राम, सीताराम, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड डे, जैसा जहां जिसको सूट करता है, जिसे पुराने ज़माने में हम कहा करते थे, आप सबको यथा योग्य। तो अब यथायोग्य की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हो गया है। यूँ परिवार में चिट्ठी लिखने में यथायोग्य इसलिए लिखते थे कि बुजुर्गों से लेके बच्चों तक सब थे, सबको अलग-अलग लिखना पड़े, इसलिए यथायोग्य में सब काम हो जाता था। तो अब यहाँ आप सबके लिए यथायोग्य है। और बात शुरू करूँगा, कोरोना का इलाज मिल गया है, कोरोना की दवा बन गई है। ये जो एक किस्सा चल रहा है और इस किस्से पे ज़रा ध्यान देना चाहिए। ध्यान ये आया कहाँ से है कि 2 कंपनियों को इजाज़त मिल गई है, ध्यान दें। ग्लेनमार्क को इजाज़त मिली है एक दवा बनाने की, डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया। भारत में जो दवाएँ कोई भी आदमी बना के बेचे कोई कंपनी, उसके लिए डीसीजीआई की परमिशन लगती है। तो ग्लेनमार्क को ये प परमिशन मिल गई है और दूसरी परमिशन मिली है सिप्ला को और हेटेरो को। ये 2 कंपनियों को परमिशन मिली है रेमडेसिविर बनाने की। रेमडेसिविर का नाम आपने पहले भी सुना होगा कि दुनिया के कई हिस्सों में इसका इस्तेमाल हो रहा है कोरोना के इलाज के लिए, कोरोना के संक्रमण से जो लोग प्रभावित हो चुके हैं उनको बचाने के लिए। और ग्लेनमार्क की जो फेबीफ्लू की खबर है, फेबीफ्लू उसका ब्रांड नेम है, लेकिन दवा है फेविपिराविर। ये फेविपिराविर ओरल दवा है, यानी मुंह से खाने वाली गोली है। पहला अप्रूव्ड मेडिकेशन है भारत में कोरोना वायरस के इलाज के लिए। और इसकी दवा की कीमत सुन लीजिए, 34 गोली का पत्ता होगा, 3500 रुपए का बनेगा। ग्लेनमार्क ने बताया है लगभग 102 रुपए की एक गोली आएगी। कैसे खाई जाएगी, कितनी खाई जाएगी, ये कहानी पे हमको बहुत सारे लोग, मुझे पता है बहुत से लोग उत्साहित हैं। तमाम लोग जानना चाह रहे हैं कि कब से मिलेगी, कहाँ मिलेगी और हम लेके खाना शुरू कर दें क्या। तो जहां डीसीजीआई ने परमिशन दी है, साथ में उसने ये बात भी कही है, केवल ये नहीं कहा है कि परमिशन दी जा रही है, ये परमिशन है रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए। ये आप बनाएंगे, मार्केट करेंगे, बनाएंगे और बेचेंगे, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज है और वो भी माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में। जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के बारे में अगर आप ध्यान से कोरोना की खबरों को फॉलो कर रहे हैं, कोविड-19 जिसको वुहान वायरस कहा जाता है, चाइनीज वायरस कह रहे हैं बहुत से लोग, तो उसका हल्का असर जिस पर हो, मामूली या हल्का असर है, ऐसे लोगों को वो भी रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज का अर्थ है कि डॉक्टर के देख-रेख में, डॉक्टर की हिदायत के साथ ही ली जानी है। ऐसा नहीं है कि आप जाएँ अपने केमिस्ट से कहें भाई वो जो ग्लेनमार्क ने नई दवा दी है वो दे दो और घर में रख लेते हैं 4 पत्ते और हम सब लोग खा लेंगे एक-एक गोली और बचे रहेंगे। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, ये चेताना बहुत ज़रूरी है, इस चक्कर में ना पड़ें। ये कहाँ से आई है कहानी, ये भी समझ लीजिए। ये 2014 से ये दवा जो फेविपिराविर दवा है, जिसके नाम पर ये ब्रांडेड दवा फेबीफ्लू बन रही है, ये जापान में 2014 से नोवेल कोरोना वायरस, जो इससे पहले नोवेल कोरोना वायरस कहलाते थे, नोवेल या री इमर्जिंग इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शंस के लिए, कि जो नया कोई फ्लू आए या कोई पुराना फ्लू दोबारा आए, उसके इलाज के लिए। और ये माइल्ड टू मॉडरेट मामलों में 88% केसेस में इफेक्टिव दवा साबित हुई है। जापान में इसका इस्तेमाल हो रहा था, इसीलिए इसको अब यहाँ लाया गया है। लेकिन साथ में जो हिदायत है वो ध्यान रखें। और इसी तरह जो हेटेरो और सिप्ला को परमिशन मिली है, वो है रेमडेसिविर। ये एंटीवायरल ड्रग है, ये कोरोना के इलाज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है दुनिया में। लेकिन इसके साथ भी रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़ है, वो भी हॉस्पिटलाइज्ड कोविड-19 पेशेंट्स के लिए है। वो मरीज़ जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और जिनको ऑक्सीजन चढ़ाई जा रही है। यानी दोनों दवाओं के बारे में साफ-साफ समझ लीजिए, इस बात को गांठ बाँध लीजिए कि ये सीधे उठाकर इस्तेमाल करने वाली दवाएँ नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आप जाएँ अपने डॉक्टर से पर्चा लिखवाएँ और केमिस्ट से लेकर खाना शुरू कर दें। ये बहुत खतरनाक हो सकता है इस तरह की हरकत करना, इसलिए इस वक़्त इस तरह की किसी भी नुस्खे में न जाएँ। और ये
जो दूसरी वाली दवा मैंने बताई रेमडेसिविर, ये अमेरिका की बहुत बड़ी जायंट फार्मा कंपनी है, गिलियड साइंसेस। इसके पास इसका पेटेंट है और सिप्ला और हेटेरो दोनों ने उससे समझौता किया है और उसके साथ परमिशन वहां से ले ली है। उसके बाद इनको भारत की सेंट्रल ड्रग कंट्रोल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन से इसकी परमिशन मिल गई है और डीसीजीआई से भी इनको क्लियरेंस मिल गया है। तो ये दोनों इजाजत पा चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही और कंपनियां हैं जो गिलीड ने भारत में जो एग्रीमेंट किए हुए हैं, उसने किए हुए हैं सिप्ला के साथ, जुबिलियंट लाइफ साइंसेज के साथ, हेटेरो के साथ, बीआरडी के साथ और माइलन के साथ। तो इसके बाद इन सब ने, और डॉक्टर रेड्डीज लैब भी है इसमें, इन सब कंपनियों ने इसके लिए एप्लीकेशन लगा रखी है और इनसे ये सब इंतजार कर रहे हैं कि इनको सीडीएससीओ की और डीसीजीआई की परमिशन मिल जाए, ताकि ये सब भी ये दवा बना के बेच सकें। इसलिए जो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं, खास तौर पे मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो बाजार के लोग बहुत उत्साहित हैं कि अब तुरंत सुबह उठते ग्लेनमार्क पे दांव लगा दिया जाए, सिप्ला पे दांव लगा दिया जाए, तो वो थोड़ा सावधानी से खेलिएगा। कोई बुरी बात नहीं है। वैसे दोनों अच्छी कंपनियां हैं, दवाएं बनाती हैं, और अगर एक दवा इस तरह की बनाएंगे, कुछ समय भी उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला रहेगा। जितने लोगों को भी ये दवा रिकमेंड की जाएगी तो उससे उनको कुछ फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जल्दी ही 4-5 कॉम्पिटिटर आने वाले हैं मार्केट में। दूसरा, इस पे उनको रॉयल्टी भी देनी है। दवा का दाम बहुत ज़्यादा है और ये दवा ऐसा नहीं है कि एस्पिरिन या डिस्पिरिन की तरह खुलेआम हर आदमी खरीद के खाएगा। सुनने में पहली बार में लगता है जैसे कि कोरोना की दवा आ गई, तो देखने वाले को लगता है कि कोरोना की दवा आ गई, कल से तो जी सबसे ज़्यादा भारत में यही बिकने वाली है। अब इस कंपनी की तो लॉटरी लग गई और हमने इसका शेयर खरीद लिया तो हम हो गए करोड़पति। तो ये सावधानी रखिएगा कि इस चक्कर में मत पड़िएगा। और दूसरी तरफ जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये बात भी बताई है, इससे पहले भी वो कह चुकी है कि तमाम कंपनियां अलग अलग लेवल पर कोशिश कर रही हैं, टेस्टिंग चल रही है दवाओं की, और साथ में इंजेक्शन लगाने वाली दवाओं की भी तैयारी है उनको लाने की, कि जो इंजेक्शन के तौर पर इंजेक्ट की जाती हैं। और सीरम इंस्टीट्यूट नाम की एक कंपनी है, वो सीरम इंस्टीट्यूट उसको हम कहते हैं, लेकिन वो है कॉरपोरेट है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है ये, पूना की कंपनी है। आपने पूना वाला परिवार का नाम सुना होगा, जो घोड़े पालने के लिए मशहूर हैं। तो उस परिवार की ये कंपनी है और ये तमाम ऑप्शंस पे काम कर रही है वैक्सीन के। इसमें जो एस्ट्राजेनेका ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो वैक्सीन बताए हैं कि वो बना रहे हैं, वहाँ से ये लाइसेंस लेकर उनको बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और साथ में सीरम इंस्टीट्यूट अपना भी वैक्सीन डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। वो इस काम में बड़ा प्लेयर है दुनिया का, वॉल्यूम के लिहाज से, यानी गिनती के लिहाज से कि सबसे ज़्यादा टीके कौन बनाता है दुनिया में, तो वो सीरम इंस्टीट्यूट ही बनाता है। इसलिए टीके पे काम चल रहा है, लेकिन टीके का काम लंबा होता है। ये जो दवा आ गई वाला शोर मचा है, इससे सावधान रहें। ये दवा उस अंदाज में नहीं आ गई है। माइल्ड और मॉडरेट केसेस पहले भी, आपको पता ही होगा, ये बात 50 बार कही जा चुकी है, मैंने भी कही है और लोगों से भी आपने सुनी होगी, कि कोरोना के माइल्ड और मॉडरेट केसेस में ऐसा नहीं है कि आप सारी इलाज की ज़रूरत होती है। काफ़ी कम इलाज में गुजारा हो जाता है और उससे काम चल जाता है। तो इसलिए उसको लेकर उस स्टेज की दवाएं हैं ये, जिस स्टेज में दरअसल बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट और इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। ज़्यादातर मामलों में, कम मामलों में होती है, उनमें रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़ है, ये ध्यान रखिए। कोई डॉक्टर बहुत ज़रूरी समझेंगे तब लिख कर देंगे, तब ये खिलाई जाएगी। जैसे वो जो क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की दवा है, वो भी बहुत से लोग खाने की तैयारी कर रहे थे। वो भी इसी तरह की दवा है जिस जो इलाज में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन किसके लिए इस्तेमाल होनी है, कहाँ होनी है, ये फैसला करना डॉक्टरों पे छोड़ें। इस पे ऐसा न करें कि इस चक्कर में आप खुद कूद पड़ें और उसमें खतरा पैदा हो सकता है। हाँ, ये मानसी जैन जी जो कह रही हैं, ये बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि
माइल्ड और मॉडरेट केसेस अभी 85% से ज़्यादा हैं। ये बिल्कुल सही बात आपने कही है। और आप ध्यान दें, गिनती जो बताई जा रही है वो यही है कि 3% के आसपास का मोर्टेलिटी रेट आ रहा है, कि यानी 100 लोगों को होता है तो उसमें से 3 ही की जान जाने का खतरा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दरअसल इलाज की ज़रूरत अगर किसी को है तो उन्हीं 3 को है ना। सबसे ज़्यादा इलाज की ज़रूरत उन 15 लोगों को है जो माइल्ड और मॉडरेट केसेस नहीं हैं, जो सीरियस केस हो रहे हैं, जो अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं और जिनके लिए फिर आपको वेंटिलेटर लगाना पड़ता है, ऑक्सीजन लगानी पड़ती है, और जिनके ऊपर कोई और इलाज काम नहीं कर रहा होता है। तो जब उसकी दवा बन जाएगी, तब माना जाएगा कि कोई दवा बनी है। प्लाज़्मा थेरेपी चल रही है, कुछ लोग प्लाज़्मा लगा रहे हैं, और ये पुराना सिद्धांत है। देखिए, वैक्सीन भी इसी से बनता है कि एक बीमारी का विषाणु, वायरस या बैक्टीरिया बहुत छोटी मात्रा में डाला जाता है आपके शरीर में, ताकि आपके शरीर के जो अंदर के रक्षक सेल कहते हैं जिनको, डिफेंसिव सेल होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल कहलाते हैं, वो आपको उसके खिलाफ एक तंत्र तैयार कर लेते हैं, एंटीबॉडीज बना देते हैं, जो उसके बाद अगर उस बीमारी का गंभीर हमला आपके शरीर पे होता है तो आप उससे निपट लेते हैं, क्योंकि आपके शरीर में पहले से उस रोग से लड़ने की क्षमता तैयार हो गई है। तो प्लाज्मा थेरेपी भी यही है कि जो लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं, तो माना जाता है कि जिस शरीर ने इस बीमारी को मात दे दी है, उसके अंदर इसके खिलाफ ये बन गया है, प्रतिरोधक क्षमता तैयार हो गई है, उस शरीर ने इस बीमारी से रक्षा का इंतजाम कर लिया है। तो उसी के खून का प्लाज्मा लिया जाता है ऐसे इंसान के, तो वो प्लाज्मा जब दूसरे मरीज को लगाया जाता है तो माना जाता है कि ऐसे में वो प्लाज्मा दूसरे आदमी के शरीर में वो रक्षक तत्व तो पहुंचा देता है, जिससे कि वो भी अपने शरीर की रक्षा करने में जल्दी तैयार हो सके। हाँ, ये जो कह रहे हैं विनय भारती जी, मैं बिल्कुल इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि ये बड़ी कवायद इसमें पैसा बनाने वाली है। हालाँकि जो कंपनियाँ इसमें लगी हैं, वो सब कंपनियाँ ये कह रही हैं कि नहीं, इस वक़्त हम लोग ये पैसा बनाने के इरादे से नहीं कर रहे हैं। हम उसको कम से कम कीमत की दवा, कम से कम कीमत का टीका लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इंसानियत को बचाने की लड़ाई है। और मैं मानता हूँ करेंगे भी, लेकिन फिर भी कम से कम करके भी कितना होगा आप सोच लीजिए। ₹102 की एक गोली है। इस गोली का असर क्या होगा, ये अभी किस पर होगा ये पता नहीं है, क्योंकि ये मामूली यानी हल्के, मॉडरेट और लाइट जो केसेस हैं, सिर्फ उन पर लागू होने जा रहा है। ये कुलांचे भरेंगे कि नहीं शेयर, ये पता चलेगा। पिथौरागढ़ से दीपचंद जी बोल रहे हैं, नमस्कार। लेकिन मैं सफाई इसलिए दे रहा हूं कि जो अगर आप लोग ये सोच रहे हों कि कोरोना की दवा मिल गई है और उस कंपनी के शेयर तुरंत लाइन लगा के खरीदने चाहिए, तो थोड़ा एहतियात बरतिएगा। वो कंपनी अच्छी है, उस कंपनी के बारे में सोच लें, हिसाब लगा लें, उसके बाद करें। दूसरी कहानी जो साथ में चली है उसको भी ध्यान दें आप, तो वो है कि चीन का इलाज हो गया। और आज जो मतलब आश्चर्यजनक बात मैं देख रहा हूँ चारों ओर, वो आप अगर देखिए, एक बड़ी भारी बिरादरी है। एक तरफ तो सवाल पूछे जा रहे हैं, वो सवाल पे ध्यान दीजिए। सवाल ये पूछा जा रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ, चीन का कोई आदमी भारत की सीमा में नहीं आया, चीन ने कोई कब्जा नहीं किया, तो ये जो लड़ाई हुई ये कहाँ हुई, कैसे हुई? तो क्या भारत के लोग चीन की सीमा में गए थे? चीन के लोग भारत की सीमा में नहीं आए, भारत के लोग चीन की सीमा में नहीं गए, तो क्या हुआ? हवा में लड़ाई हो गई। इसके असली प्रश्न, मूल प्रश्न यही है। और अगर चीन ने भारत पर कब्जा किया है, भारत की किसी जमीन पर, और तमाम बड़े लोग कह रहे हैं कि, और समझदार लोग जो इस मामले में जानकारी लाने वाले लोग हैं, अगर आप उस पर ध्यान दें तो उनकी तरफ से जो सवाल आ रहे हैं, वो सवाल जरा गंभीरता से उन पे नजर डालने की आवश्यकता है। चीन के मामले में हम लोग, दिक्कत यह है कि जैसे ही इस पे बात करना शुरू करते हैं तो बहुत से लोग अचानक उनकी राष्ट्रभक्ति जागृत हो जाती है और वो कहते हैं सवाल मत पूछो, सवाल पूछना ठीक नहीं है। तो ये सबसे खराब बात है। और ये ज्यादातर विशेषज्ञ, इसमें अनेक बड़े विशेषज्ञ, मैं ज्यादातर गलत बोल गया हूँ मेरे ख्याल से, ज्यादातर लोग तो इस वक्त सरकार की तारीफ करने में लगे हैं और बहुत
तबीयत से वो इस बात को साबित करने में लगे हैं कि नहीं, कुछ बड़ा चमत्कार हो गया है, भारत ने चीन के दांत खट्टे कर दिए हैं और चीन की बहुत बुरी हालत है। चीन चारों तरफ से घिर गया है, डिप्लोमेटिकली भी, और अगर हमारी लड़ाई हो गई तो भारत चीन का सफाया कर देगा। ये भारत 1962 का भारत नहीं है। ये जो वाक्य है ये आजकल बहुत जोर शोर से सुना जा रहा है, और खास तौर पे कहाँ सुना जा रहा है, वो है भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले, सबसे लोकप्रिय टेलीविजन चैनलों पर। कौन कितना देखा जाता है, कितना लोकप्रिय है, इस पे आप अलग से डिबेट कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे मुकाबले देखें तो बहुत बड़ी भारी व्यूअरशिप है। और वो सब यूं साबित करने में लगे हैं जैसे कि चीन कोई शत्रु नहीं है, चीन कोई देश नहीं है, कोई मक्खी मच्छर टाइप चीज है कि आप हिट लेके जाएंगे, स्प्रे करेंगे और वो उड़ जाएगा। और वास्तविक स्थिति क्या है वो देखिए। फिर कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति में भी भारत ने एक पुल बना लिया है जिसकी वजह से चीन बहुत परेशान हो। चीन किस वजह से परेशान हो गया है, ये प्रश्न मुझे नहीं लगता है कि मुख्य प्रश्न है। मुख्य प्रश्न ये है कि भारत की जो परिस्थिति है वो क्या है, सच्चाई क्या है। प्रधानमंत्री ने बयान दिया, उसके अगले दिन प्रधानमंत्री के कार्यालय से उसी बयान पर सफाई आती है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा इसका अर्थ आप ये मत समझें वो समझें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी चीन ने कब्जा नहीं किया है। उसके पुराने 2 बयान जोड़ के दिखाए गए कि उसके बाद कहा गया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि गलवान वैली मामले में, गलवान घाटी के मामले में ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है, अटैक नहीं हुआ है। तो ये अभी इसमें बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं। मेरी एक समस्या है इस मामले में और मैं इसीलिए उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। मैं इस किस्से में बहुत कोई गैर जिम्मेदाराना बयान देना नहीं चाहता हूँ। ये नहीं करना चाहता हूँ कि मैं ऐसी कोई बात कर दूं जिससे आप लोग कहें, और खास तौर पे मेरी फिक्र अपने देखने वाले हैं, जो मेरे साथ जुड़ने वाले लोग हैं, मैं उनके बारे में ही ये बात करता हूँ। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि बाकी दूसरे लोग क्या कहेंगे। अब चीन की दशा अगर आप देखें, ईमानदारी से देखिए, तो भारत के रक्षा मंत्री कुछ कह रहे हैं, भारत के गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, विदेश मंत्री कुछ और कह रहे हैं, अलग अलग लोगों के बयान अलग अलग चल रहे हैं। तो ये भारी मतिभ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। इतना कंफ्यूजन ठीक नहीं है ऐसे गंभीर मसले पर, ये मेरा कहना है। इसीलिए मैं इस मामले में बहुत चुप रहने का पक्षधर हूँ। मानसी भी कह रही हैं कि सारे न्यूज़ चैनल ही लड़कर चीन को घुटनों पर ला चुके हैं, ऐसे में चुप रहना ही ठीक होगा। तो मेरा भी ये कहना है, और ये अनेक जानकार ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल वही स्थिति हो गई है जो 1962 की लड़ाई के वक्त हुई थी, और मोदी जी चाहें न चाहें चीन ने उनका नेहरू बना दिया है। नेहरू का उस वक्त क्या हुआ था अगर आप अंदाजा लगाएं, समझें, तो वो बहुत बुरी स्थिति हुई थी। कहा जाता है चाउ एन लाई के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध थे। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था, आपको याद होगा उस वक्त भी। और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाने के तुरंत बाद वो युद्ध हुआ जिसमें भारत को नुकसान। अब कितना नुकसान हुआ, कैसे गया, वो इस पर आज तक विद्वानों में मतभेद है। जैसे अभी गलवान घाटी का क्या हुआ, इस पर विद्वानों में मतभेद आज भी है और आगे भी रहेगा। तमाम लोग इस बात पे, अब आज एक अखबार की कटिंग साझा की जा रही है, बहुत लोग शेयर कर रहे हैं कि भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों के चेहरे बिगाड़ दिए, इतनी बुरी तरह मारा और गला काट दिया टाइप की, बड़ा शौर्य का वर्णन है। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे लोगों ने उनके 1000 लोग मार डाले, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? अगर हमारे 10 जवान शहीद हो गए, हमारे 20 लोग शहीद हो गए, वहां 50-60 लोग घायल हैं ऐसी खबर थी, और 10 लोगों को चीन की फौज पकड़ के ले गई थी, जिसको बाद में उन्होंने छोड़ दिया, ये भी कहा कि वो उनके कब्जे में थे। ये बहुत विचित्र बात है। और तमाम तरह की तैयारियां हम इधर से कर लेंगे, हम उधर से कर लेंगे, हम फंसा लेंगे, इस तरह की का नैरेटिव तैयार करने की कोशिश में जो लोग लगे हैं, और बहुत लोग लगे हैं, ये साबित करने में लगे हैं कि कुछ हुआ नहीं है। पहला, कुछ हुआ नहीं है। दूसरा, जो हुआ है उसमें हमें नुकसान नहीं हुआ है, भारत को बहुत फायदा हुआ है, और चीन बहुत परेशान है। प्रश्न ये है कि चीन बहुत परेशान है तो क्या भारत ने चीन पर अटैक किया है?
और अगर चीन ने भारत की सीमा में खुराफात किया, अटैक हमला जो है टेक्निकल टर्म है इसलिए उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर चीन ने यहाँ घुस के हरकत की है, उस हरकत का माकूल जवाब दिया गया है, ये कैसे दिखाई पड़ता है। और उन लोगों को जवाब दीजिए। मेरा कहना है कि आप मुझे मत जवाब दीजिए। कल मुझे कोई पूछ रहा था कि भाई क्या आप आपके परिवार में कौन सेना में चला जाए, तो भाई जितने बड़े वीर जो खड़े होकर घुटनों पे ला रहे हैं पाकिस्तान को, चीन को, इनके परिवारों में से कितने लोग फौज में हैं, ये एक बार पता करवाइए। ये जो भारत के बड़े बड़े राजनेता हैं जो फौज से निकल के राजनीति में हैं, उनको छोड़ दीजिए, उनके अलावा उनके परिवारों में से कौन फौज में चला गया है, कोई पता कर लीजिएगा, कभी कोई गया हो। फौज में जाने के लिए और खास तौर पे फौज में जाकर शहीद होने वाले लोग हमारे गरीब किसानों के, मजदूरों के बच्चे होते हैं, आदिवासियों के बच्चे होते हैं, किसी बड़े आदमी का बच्चा, सिर्फ फौजियों के बच्चे, जो कि एक कहा जा रहा है, जैसे फिल्मी दुनिया के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ नेपोटिज्म चलता है, तो ये हर क्षेत्र में है दुनिया में, ये आप जाने। और ये देखिए इमरान खान एक बात जो कह रहे हैं, जो बहुत ही मैं कहूँ कि बहुत, इन्होंने बहुत ही असली सवाल पे उंगली रख दी है। ये चीन, कोरोना तो देखिए गंभीर बीमारी है, चीन भी एक गंभीर समस्या है, लेकिन 13 दिन हो गए हैं लगातार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, कोई सवाल नहीं उठा रहा है, कोई सोच नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। ये कैसी बात हो गई है। आज अभी एक चुटकुला देखा, बहुत लोग जो शेयर बाजार में पूछ रहे हैं कौन सी कंपनी में पैसा लगाऊं, तो किसी ने कहा है कि रोज शाम को सोने से पहले डीजल और पेट्रोल खरीद लो और सुबह बेच दिया करो, 60 पैसे पर लीटर का फायदा रोज का तय है। तो ये चुटकुला साबित हो गया। एक डे ट्रेडिंग आप कर सकते हैं रोज के रोज पेट्रोल डीजल में। ये हालत है। और तमाम देखिए कितनी शर्म की बातें कितनी जगह हो रही हैं, अब कहना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही तकलीफ की बातें चल रही हैं। लेकिन एक और चीज रह गई है जिस पर मैं अभी बात करते करते, हाँ, ये चाइना के बैन वाली जो बात हो रही है, देखिए अब चीन की तरफ आप कह रहे हैं कि चीन का प्रोडक्ट हम बैन करेंगे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है इसमें कि हाँ ठीक है, हमें मेड इन इंडिया पे जोर देना चाहिए। लेकिन अब एग्जैक्टली यही हाल, और ये दुनिया के तमाम देशों में अब इसी तरह का भाव आ रहा है। क्यों? क्योंकि सबकी इकोनॉमी इस समय घुटनों पर है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भारत की इकोनॉमी बड़ी खराब है। भारत तो शायद दुनिया के सबसे जो मजबूत 2-4 देश होंगे उनमें से एक होगा रिकवरी में। चीन पक्के तौर पर रिकवर कर रहा है, इसमें शक नहीं है। भारत रिकवरी में आगे होगा, लेकिन अमेरिका है, इंग्लैंड है, यूरोप के अनेक देश हैं जहां रिकवरी बहुत मुश्किल होने वाली है। वहां भी ये दबाव बन रहा है कि भाई हमें अपने देश के लोगों पे खर्चा करना चाहिए, जो करो अब अपने यहाँ करो। आज के विदेशी अखबार पढ़िए, उनमें समझ में आ रहा है। इंग्लैंड में चीज बनाने वाले, जो प्रोसेस चीज होता है, इन्होंने अपील कर दी है कि आप लोग ब्रिटेन का बनाया हुआ चीज ही खरीदिए, इधर उधर की चीज मत खाइए। वहाँ तरह तरह के आते हैं कि तो कोई फ्रेंच चीज खाता है, कोई स्विस चीज खाता है, तरह तरह शौकीन लोग होते हैं, अलग अलग तरह खाते हैं। लेकिन वहाँ वो अपील कर रहे हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमारी रोजी रोटी खतरे में है। और तो ये रोजी रोटी का संकट जो हमको भारत में दिख रहा है, अपने आस पड़ोस दिख रहा है, ये दुनिया में सब जगह है। हर तरफ ये संकट है, तो हर तरफ लोग अपने अपने देश के प्रोडक्ट पर जोर देंगे, अपनी इकोनॉमी बढ़ाने पर जोर देंगे। ऐसे में हम करें बहुत अच्छी बात है, हम 130 करोड़ का देश है, 135 करोड़ लोग हैं, हम बहुत कुछ अपने दम पे कर सकते हैं अगर हमारी इकोनॉमी में स्पीड आ जाए। प्रश्न ये है कि वो स्पीड कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, उसके लिए किया क्या जा रहा है। अगर आप वो कर सकते हैं कि आप बिना एक्सपोर्ट बिना इंपोर्ट के गुजारा कर सकें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि इस वक्त हम जितना मेक इन इंडिया हम कर रहे हैं, इतना दुनिया के और देश भी करेंगे। ऐसे में आप एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे, कितना करेंगे। अमेरिका में खबर आ रही है किसी भी वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप वो बिल साइन कर सकते हैं जिसमें वो H1B वीजा सस्पेंड करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी भारत से जो लोग अमेरिका जाकर नौकरी करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स बड़ी संख्या में,
उनके लिए अब उनके ऊपर खतरे की तलवार। इसी तरह अमेरिका से दूसरी खबर पिछले 2 दिनों में आई है कि तमाम लोग अपनी ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं। हमारे यहाँ हम लोग इस प्रश्न पे डिबेट कर रहे थे कि ईएमआई के साथ इंटरेस्ट पर भी छूट मिले कि न मिले। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और उसने आरबीआई से और सरकार से कहा है कि इसका रास्ता निकालिए। लेकिन अमेरिका में भी बड़ी संख्या में लोग ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, और इसमें कंज्यूमर लोन लेने वाले, होम लोन लेने वाले और स्टूडेंट लोन लेने वाले सभी शामिल हैं। और अगर अमेरिका में वो लोग ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो आप समझिए कि बड़ी संख्या में जो यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा, तमाम जगहों में, वो भी बड़े बड़े लोन लेके जाते हैं। उनके माता पिता उस लोन के गारंटर होते हैं या उनके अपने मकान के कागज वहाँ उसके अगेंस्ट उन्होंने मॉर्गेज किए होते हैं, वो सिक्योरिटी के तौर पर रखे होते हैं। अगर ये हाल वहाँ बच्चों का है कि वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनके पास सामने रास्ते नहीं हैं, तो क्या ऐसा सिर्फ अमेरिका के बच्चों के लिए होगा? जो भारत से बच्चे गए हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, 3 साल बिता चुके हैं, चौथा साल है, या 4 साल पूरे कर चुके हैं, अब उनका नौकरी पाने का वक्त है, उनके सामने कितनी बड़ी मुसीबत होगी सोचिए। करीब करीब मोटे तौर पर 1 करोड़ रुपया खर्च करके एक बच्चा वहाँ 4 साल की पढ़ाई करता है। 1 करोड़ या उससे ज्यादा। ये 1 करोड़ रुपया अगर उसने कर्जा ले रखा है, 70-80 लाख का कर्जा, 50 लाख का भी कर्जा ले रखा है, और उस कर्ज को वो चुका नहीं पाएगा, तो उसका और उसके परिवार का क्या होगा ये सोचिए। उस बैंक का क्या होगा जो ये कर्जा वसूल नहीं पाएगा, ये एक सवाल है। लेकिन वो बैंक अपनी वसूली के लिए जो सिक्योरिटी उसके पास है, जो गारंटी है, उसको एक्सरसाइज करेगा। उसमें वो घर 50 लाख का उनका है या नहीं है, अगर उसमें से कुछ जाता है तो कुल मिला के एक बड़ी मुसीबत सामने खड़ी है। इसके बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। और आप अभी जीडीपी मार्केट में तेजी की बात कर रहे हैं, मैं आपको तेजी की जगह एक जगह दिखाना चाहता हूँ शेयर बाजार के बारे में, कि मैं कह रहा हूँ जरा भारी सावधानी बरतिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में जो कहा जा रहा है कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज, अभी किसी ने पूछा क्या खरीदना चाहिए, तो मेरा मानना यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लंबे समय का बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आगे जहां जहां तरक्की होने वाली है, रिलायंस उन सब चीजों में रिलायंस का हाथ है। लेकिन मेरी सलाह एक ही है, और आज का एक इंटरव्यू लगा हुआ है, अगर आप लोग देखना चाहें तो ठुकराल साहब का एक इंटरव्यू किया मैंने, योगी ऑन द लाल स्ट्रीट, किताब लिखी है उन्होंने, उस किताब पर बात की है। उन्होंने बताया है कि नियम के लिए आपको क्या करना है। तो आप अगर लंबे समय के लिए धैर्य के साथ निवेश कर रहे हैं तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीद सकते हैं, आज से खरीदना शुरू कर सकते हैं धीरे धीरे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसी महीने के खत्म होने के बाद, जैसे ही जुलाई शुरू होगी, जुलाई के पहले हफ्ते में रिजल्ट आने शुरू होंगे, और वो रिजल्ट बड़े खतरनाक किस्म के रिजल्ट होंगे, ये समझ लीजिए। क्योंकि लगभग पूरा कारोबार बंद था पूरे क्वार्टर में जब का रिजल्ट आएगा, तो कितनी खूंखार, कितनी खतरनाक तस्वीर आपको दिखने वाली है, लहूलुहान नज़ारे आने वाले हैं। उन लहूलुहान नज़ारों के बाद क्या बाजार ऐसे ही चलता रहेगा, ये सवाल आप अपने आप से पूछ लीजिए। फिर तय करिए कि आपको बाजार में आज पैसा लगाना है कि उसके बाद लगाना है, आज अपना इन्वेस्टमेंट रखना है कि नहीं रखना है। एसआईपीज जो लोग कर रहे हैं, और एसआईपी का अगर उनके पास सोर्स बरकरार है, तो मेरी राय है कि अपनी एसआईपी इस वक्त बंद करने की गलती ना करें। ये एसआईपी बंद करने का वक्त नहीं है, ये एसआईपी शुरू करने का वक्त है। धीरे धीरे सिप करते चलिए और आगे बढ़ते रहिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। आपको लग रहा है मार्केट में रिजल्ट डिस्काउंट किया हुआ है विरल शाह साहब, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। अगर मार्केट रिजल्ट डिस्काउंट करके बैठा हो तो बाजार जहां है वहां नहीं हो सकता है। ये बाजार में एक तो अमेरिका में जो पैसा आ रहा है, अमेरिकी सरकार पैसा छाप के बांट रही है, वो मार्केट में वहां जा रहा है, और वहां से तमाम फंड्स ऐसे हैं जिनको भारत में भी लगाना होता है, तो वहां से पैसा आ रहा है। भारत में भी तमाम लोग हैं जो थोड़ा थिन वॉल्यूम देखकर भी पैसा डाल रहे हैं, और वो बाजार को, मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग लगे हैं मैनेज करने में भी। यहाँ ऑपरेटर का काम चल रहा है, और इसमें नए निवेशक के फंसने की भरपूर संभावना है, भरपूर आशंका है। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। नहीं, मार्केट इज नॉट स्टूपिड, मार्केट इज वेरी स्मार्ट। बाजार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ
आप जब आते हैं तो आपके पास पैसा होता है, तजुर्बा नहीं होता है। और जब आप कुछ समय बिता लेते हैं तो आपके पास तजुर्बा हो जाता है और पैसा उनके पास चला जाता है जिनके पास पहले तजुर्बा था। तो ये बाजार का हाल है, इसलिए सावधान रहने का है। ये मैं इसके साथ ही मैं आज की बात खत्म करूंगा। मैंने कुछ और बातें आज की हुई हैं, 2 वीडियो लगाए हैं, आप लोग देखना चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। लेकिन ये दोनों किस्से जो मैंने कोरोना और चाइना के उठाए, उन पर इरफान सिद्दीकी की एक गजल के 2 शेर उठा देता हूं, साथ में देख लीजिए। इससे मैं बात खत्म करूंगा, लेकिन उससे पहले आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को वन आलोक जोशी को सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए जब नया वीडियो आए, जब नया लाइव आए। और अब वो इरफान सिद्दीकी का शेर। जो लोग कह रहे हैं कि सीमा पर कुछ नहीं हुआ, भारत ने बहुत वीरता के साथ चीन के सैनिकों की धज्जियां उड़ा दी हैं, उनको नजर में रख के पढ़ रहा हूं। उठो ये मंजरे शब-ताब देखने के लिए, उठो ये मंजरे शब-ताब देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। आप जागते हुए भी सपने देख सकते हैं, नींद शर्त नहीं है ख्वाब देखने के लिए। अजब हरीफ था, अजब हरीफ था, हरीफ दुश्मन था। अजब हरीफ था मेरे ही साथ डूब गया, अजब हरीफ था मेरे ही साथ डूब गया, मेरे सफीने को गर्काब देखने के लिए, या मेरी नाव को डूबता हुआ देखने के लिए वो मेरे साथ ही डूब गया। इसी अंदाज में बात कर रहे हैं हमारे लोग, जो बता रहे हैं आपको रोज बरोज कि चीन कैसा घिरा हुआ है, चीन कितना फंसा हुआ है, चीन कितना परेशान है, और हमने चीन पर किस तरह से दबाव बना रखा है, हमने चीन पर कैसा घेरा डाल रखा है। आप भी सोचिएगा और अपनी राय लिखिएगा। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।